नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय मित्तल एंड आई वेलकम यू ऑल एट उड़ान इन्फिनिटी। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सी डी एस 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, मैं बता दूं, ये 2020 का जो एग्ज़ाम है, इसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था और क्वेश्चंस वही आपके लगभग 10 क्वेश्चंस आए थे, जो कि एवरेज हर साल फिजिक्स के क्वेश्चंस का रहता है। लेकिन वीडियो हम शुरू करें और मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स के इन क्वेश्चंस को आप कितनी बेटर वे में आप टैकल कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने एक अलग जानकारी। दोस्तों, हमारा जो उड़ान इन्फिनिटी है वो आपके लिए लेकर आ रहा है MiG-21, एक स्पेशल बैच जिसका नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटीड बैच फॉर CDS एग्जामिनेशन 2021। ये बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है 22 नवंबर 2020 को। और दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है या रजिस्टर करना है तो आप नीचे डिस्प्ले पर चल रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस बैच की क्या खासियत है। दोस्तों, हम एक अकेले इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ऐसे, जो कि आपको आपकी आर्म्ड फोर्सेस की जर्नी में रिटन प्लस एसएसबी दोनों का ध्यान रखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको रिटर्न के लिए तो जो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन साथ में हम एसएसबी के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो ये बात जानते होंगे कि एसएसबी जो है रिटर्न के बराबर ही इक्विवेलेंट है और उसके बराबर ही वो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बिना एसएसबी रिकमेंडेशन के आप आर्म्ड फोर्सेज में एक ऑफिसर नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ एसएसबी का भी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक वेल एक्सपीरियंस आर्म्ड फोर्सेज के ऑफिसर के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, हमारा अभी जो है हमारा स्पेशल ऑफर इस टाइम चल रहा है वो क्या है कि अगर आप उड़ान इन्फिनिटी के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद हमारा कोर्स परचेज करने के बाद आप CDS का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है दैट इज, तो जो आपका होने जा रहा है 7th, होने जा रहा है आपका ये 7 फरवरी 2021 को। तो अगर आप क्या है कि हमारे पास आकर के ज्वाइन करते हैं, इस CDS को आप जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको आप क्लियर करते हैं, तो ये जो SSB है आपके लिए हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आपने सही सुना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो जाएगा। और इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी मैं आपको बता दूं, आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर्ड और वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर्स जो होंगे सिलेक्शन सिस्टम में रह चुके हैं जो वो वही आपको इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो अब ये चैलेंज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमर कस के मेहनत करिए और हमारे इस पास से हमारा गाइडेंस लेने के बाद इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करके दिखाइए। तो चलिए, अब बिना देर किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूँ पहले, आप यहाँ नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल करके इस कोर्स की कोई भी जानकारी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर CDS से क्वेश्चंस हैं जो कि CDS 2021 में आए हैं। तो इफ x इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन केल्विन एंड y इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस, देन रिलेशनशिप बिटवीन देम इज। देखिए, सिंपल सी बात है, ये केल्विन और जो डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप है ये बड़ा सिंपल है, सभी को पता होता है कि केल्विन केल्विन जो हमारा होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, केल्विन को उन्होंने बोला हुआ है x, डिग्री सेल्सियस को बोला हुआ है y, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया, x इक्वल्स टू 273 प्लस वाई। स्पीड देखिए आप कितनी स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। देन रेजिस्टिविटी रो, ये एक्चुअल में पी नहीं है, रो है, ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टिविटी का यूनिट बताना है, बट यहाँ लिखा है मे बी, यानी जरूरी नहीं है कि दिस इज SI यूनिट, जरूरी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है R इक्वस टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रो इक्वस टू R A अपॉन L। ये रो यहाँ पर क्या है आपकी रेजिस्टिविटी, यही आपकी रेजिस्टिविटी। अब इन टर्म्स का आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। R होता है रेजिस्टेंस, A होता है एरिया, L होता है लेंथ। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। हमें क्या है, हमें सिर्फ यहाँ में यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट पे। तो मैं सिर्फ यूनिट लिखूंगा। R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। A एरिया, एरिया का यूनिट होता है स्टैंडर्ड में मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट होता है स्टैंडर्ड में मीटर। ये हो गया मेरा ओम मीटर, और इसको मैं दूसरे वे में ओम मीटर की जगह लिख सकता हूँ ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, बस ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो आंसर मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं ना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, अगर आपको करना है अपना फिजिक्स का पोर्शन। तो वो टेबल देख करके उसमें आपको सारे इन वेव्स के जो है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सबको आपको एक ऑर्डर पता चल जाएगा। मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ, टेबल क्या है। देखिए यहाँ पर है, ये है वो टेबल। अब इस टेबल में आप देख लीजिए, इन सबके आप यूजेस देख सकते हैं। यहाँ लिखा हो रिसीवर्स एरियल्स, यहाँ लिखा हो रिसीवर्स एरियल्स, ये देखिए यहाँ पर ये। तो ये क्या है मैं कहना चाहता था, तो इससे आपको यूजेस अगर आप एक बार इस टेबल से पढ़ लेंगे ना, तो आपको इस क्वेश्चन का आप देखते ही आंसर दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे कि जो टेली कम्युनिकेशन जहां भी होता है, वो टेली कम्युनिकेशन, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो चाहे कोई सा भी हो, अगर वो टेली कम्युनिकेशन होता है तो वो हमेशा होता है रेडियो वेव्स की हेल्प से। डायरेक्टली टिक करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमिन्स द पिच ऑफ द साउंड इट्स। अब देखिए जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी ये जो होती है ये रिलेटेड होती है हमारी लाउडनेस के साथ। ठीक है, इंटेंसिटी होती है लाउडनेस के साथ। एम्पलीट्यूड हमारा साउंड की वॉल्यूम या इसे भी आप लाउडनेस कह सकते हैं, उसके साथ रिलेटेड होता है। वेवलेंथ एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन पिच जो होती है हमारी, वो जो पिच होती है वो हमारी डिटरमिन करती है फ्रीक्वेंसी को। अब इस पिच का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पिच को आपको पता है, आप एक स्क्रू की हेल्प से भी देख सकते हैं कि स्क्रू में पिच क्या होती है, वहाँ फ्रीक्वेंसी के रोल को यहाँ कैसे कंपेयर किया जा सकता है। अगर आपको इस चीज़ को पूरी डिटेल में आपको समझना है तो मैंने अपनी कोर्स वीडियो में इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, आप वो कोर्स वीडियो जरूर देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स रे। यूपीएससी हमेशा आपको कैपिटल में लिख के देता है, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए फर्स्ट है डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, हाई पेनिट्रेशन पावर और वेवलेंथ। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे सिंपल ऑप्शन है जिसको आप पकड़ पाएंगे, वो है हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर। आप कभी भी एक्सरे कराने गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक्सरे सिर्फ आपका 1 सेकंड के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरे जो है वो ज़्यादा देर के लिए आपकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में रख दी गई ना, तो आपकी पूरी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाएंगे, बॉडी डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी बोन्स तक अंदर की। ये एक्सरे जितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। अभी हम एक टेबल से भी इसको देखेंगे, वहाँ भी हम इसको समझेंगे। तो सेकेंड इज, फोर्थ ऑप्शन इज देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट। चलिए अब हम पहले चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, फिर हम करेंगे बाकी ऑप्शंस करेंगे। देखिए अब इस टेबल में क्या है, ये हमारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर। ये हमारी विजिबल लाइट, इसकी वेवलेंथ है 700 मिलीमीटर टू 400 मिलीमीटर, जबकि एक्सरेज की वेवलेंथ है नैनोमीटर में। यानी ये बात तो सही है कि इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ की अगर मैं बात करूँ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ एक्स रे। तो ये बात तो पक्की है। तो यानी फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वो तो हो ही गया। अब बात रही है पेनिट्रेशन की। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, लेकिन लैम्डा कम है यानी कि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्सरे की लैम्डा यानी एक्सरे की जो वेवलेंथ है बहुत कम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी वेरी हाई। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बताती है कि अगर आपने इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव किसी के ऊपर छोड़ दी तो क्या होगा कि वो जो है उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके अंदर पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा। अब देखते हैं हम अपने बाकी ऑप्शंस। तो वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन विजिबल लाइट, ये हम देख चुके हैं, ये सही है। सेकंड इज दिस हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब आप देखिए कि एक्स रेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट, आई एम सॉरी एक्सरेज में देखिए एक्सरे ट्यूब्स इनटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अभी शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। अब देखिए चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे ना किसी और पार्टिकल की में, तो या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सोच रहा है कि मैं ऐसे मूव करता हुआ ऐसे ऐसे ही निकल जाऊं यहाँ से, तो ऐसे नहीं जा पाएगा, उसमें जो है कुछ ना कुछ उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। अगर यहाँ पास में दूसरा चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है कि हाँ वो डिफ्लेक्टेड होगा, क्योंकि वो एक्सरे बनती हैं हमारे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल, एंड चार्ज पार्टिकल जो है उन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आता ही है। तो ऑप्शन ए
सी और डी हमारे सही होगा, तो यानी यही वो ऑप्शन है जो गलत होगा, बट यहाँ पर नॉट अ प्रॉपर्टी था, दिस विल बी द राइट आंसर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आती है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट एंड वी विल चेक इट एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की इमेज के बारे में इनमें से नॉट क्या सही नहीं है। फर्स्ट इज इट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड, रियल इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड, ये फार है यहाँ पर, द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम प्लेन मिरर्स। हम इसको आगे कभी जब अपनी कोर्स वीडियो होगी तब डिटेल में भी आपको हम देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। आप देख सकते हैं जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज है, तो इसको आप कहते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज। अगर इसकी जगह आपको ये मिलता तो आप कहते हैं इसको इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट सीधा लेकिन इमेज उल्टी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो इरेक्ट इमेज। डिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर के केस में। ये जो डिस्टेंस होता है ना आपका, ये डिस्टेंस यहाँ पर भी सेम रहता है। जी हाँ बिल्कुल, ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर भी सेम रहता है, तो यानी कि डिस्टेंस भी यहाँ पर होगा इक्वल। अब हम चलते हैं अपने बाकी ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर सेम साइज एज ऑब्जेक्ट था, जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। देखिए साइज बिल्कुल इक्वल है, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है, साइज बिल्कुल इक्वल है। ऑप्शन 1 जो है वो तो जो है करेक्ट हो गया। यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो आप देख सकते हैं वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। रियल इमेज जो है और लेट, अब देखिए इन्वर्टेड तो वहाँ पर है नहीं, ये बात तो पहले ही पता चल गई। थर्ड क्या है, इट इज़ अ रियल इमेज। हाँ जी बिल्कुल, ये रियल हमारी जो रियल इमेज है। इट इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। यानी सिर्फ जो ऑप्शन आपका गलत है वो ऑप्शन आपका ये गलत है कि इट इज़ अ रियल इमेज। ये लेटरली इन्वर्टेड। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, यही वो ऑप्शन है जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। ये लेटरली इन्वर्टेड नहीं होता, सीधी इमेज बनती है प्लेन मिरर से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ पेरिस्कोप द 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट। अब देखिए पेरिस्कोप के लिए पहले आपको पेरिस्कोप का पता होना चाहिए, उसका काम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर हमारी सबमरीन से शिप्स होती हैं, सबमरीन ही होती हैं, वो हमारे पेरिस्कोप को यूज़ करती हैं। फिर जब वो अंडर वाटर होती है ना, तो उनको बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि बाहर का जो है उनको अंदर से बैठे बैठे दिख जाए। इस सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप। ऐसी होती है वो डिवाइस। अगर मैं इसका एक मॉडल देखूँ पेरिस्कोप का, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ एक प्लेन मिरर ये है, ये रहा आपका एक प्लेन मिरर और ये रहा दूसरा प्लेन मिरर। ये दोनों 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे करके। बट क्या है कि आपस में देखिए ये दोनों पैरेलल है, आपस में ये दोनों पैरेलल है, यानी इस कॉर्नर से उसका एंगल 45 हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकता है, पर जो है वो पैरेलल है। तो यानी यहाँ पर जो प्लेन है पैरेलल टू ईच अदर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बाकी सबको पढ़ के लेकिन देख लेना चाहिए यूपीएससी में खासकर, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पढ़ सकते हैं तो यह ना 60 डिग्री ना 40 डिग्री, कुछ भी नहीं, आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। यहाँ पर देखिए सिंपल फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू होता है c/v। n क्या है यहाँ पर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जो भी हमारा गिवन मीडियम है उसमें। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू हो गई 3/2, c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ और v की वैल्यू मुझे वही पता नहीं है। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 2, यानी कि वैल्यू क्या मिलेगी मुझे मिलेगी 2 × 10⁸। तो लिख लेता हूँ मैं, v इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर जो है वेलोसिटी की मिल जाएगी। आई विल टेक ऑप्शन नंबर ए एंड मूव ऑन। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैंने पहले भी आपको बताया, यू कैन पुट डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब देखिए वेवलेंथ के लिए मैंने आपको बताया, जो आपकी टेबल थी पहले, उसी टेबल की हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। उसमें टेबल में आपने ध्यान दिया होगा तो अल्ट्रा वायलेट वेव सबकी सबसे लास्ट में आ रही थी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पर आ रही थी।
अगर आपको टेबल याद नहीं है फिर से देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज थी ये यहाँ पर आ रही थी, उससे नीचे आती सिर्फ एक्स रेज और गामा रेज। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट जो इन दिए हुए ऑप्शंस में से वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज ही है। लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग इज। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है उसका हमें यूनिट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि यूनिट्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए उसके लिए फॉर्मूला। फॉर्मूले से आप यूनिट्स फॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कैसे देखिए, जब भी कोई स्प्रिंग होती है, सपोज करिए यहाँ पर स्प्रिंग फिक्स है, इस पर आप फोर्स लगाते हैं एफ, इसको पुल करने के लिए, तो ये फोर्स हमेशा इक्वल होता है के एक्स के। अब यहाँ पर के क्या है, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए ये के स्प्रिंग कांस्टेंट ही तो है जिसका आपको यूनिट बताना है। तो यानी कि यहाँ पर के क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। इसका यूनिट फाइंड करने के लिए आप फोर्स का यूनिट रखिए, दैट इज न्यूटन, और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रखिए, दैट इज मीटर। यहाँ पर अगर आप ये स्प्रिंग डिस्प्लेस होकर के यहाँ तक भी आ जाती है बढ़ करके, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है आपका एक्स। तो ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने इतनी देर में इन सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लिया। दोस्तों अगर आपको हमारे मिग 21 बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स ऐसे हो जो किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उनको प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करें, और हमारे उड़ान इन्फिनिटी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबा दें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।